मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में एसिड बेस में लास्ट टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड बेस। हम लोग चर्चा आज करेंगे सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड बेस। सॉल्वेंट सिस्टम क्या होता है एसिड बेस का, हम लोगों को ये देखना है कि एसिड बेस का सॉल्वेंट सिस्टम क्या है। जैसे हम लोग जो है आर्हीनियस सिस्टम, इतने सिस्टम को पढ़ लिए हैं। फर्दर फर्स्ट हम लोग जो है आर्हीनियस को पढ़ लिए हैं। आर्हीनियस को पढ़ लिए हैं। सेकंड हम लोग बेटा क्या पढ़ लिए हैं, ब्रांस्टिडलारी। थर्ड हम क्या पढ़े हैं, लुईस। और फोर्थ हम लोग क्या पढ़े हैं, लक्स फ्लड। ये सब एसिड बेस कॉन्सेप्ट, 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 ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है जो है ये आपका एसिड बेस में जो फिफ्थ टॉपिक है वो बेटा है सॉल्वेंट सिस्टम। सॉल्वेंट सिस्टम एसिड बेस का सॉल्वेंट सिस्टम। तो ये सब आपका हो गया है। सबसे जो पुराना कॉन्सेप्ट था ये था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, उसके बाद का कॉन्सेप्ट आपका ब्रांस्टिडलारी, उसके बाद का कॉन्सेप्ट आपका लुईस। ये दोनों तो सेम टाइम के थे, 1923 के दोनों थे। और उसके बाद का कॉन्सेप्ट जो है 1939 टू 1947 का कॉन्सेप्ट ये लक्स फ्लड था। अब हम लोगों को सॉल्वेंट सिस्टम जानना है। तो सॉल्वेंट सिस्टम एसिड बेस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग सॉल्वेंट सिस्टम एसिड बेस से पहले पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे सॉल्वेंट सिस्टम एसिड बेस पढ़ने से पहले, सॉल्वेंट सिस्टम एसिड बेस की स्टडी करने से पहले हम लोगों को ये स्टडी करना मस्ट है कि सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग कौन ना डिस्कशन कर लेते हैं जो है टाइप्स ऑफ द सॉल्वेंट, तो फिर आपको सॉल्वेंट और आसान हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कहाँ से, टाइप्स ऑफ द सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ द सॉल्वेंट, ये हम लोगों को स्टडी करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं हम लोगों को ये जानना मस्ट। तो बेटा देखो टाइप ऑफ द सॉल्वेंट में देखो, बेसिकली हम लोग जो है जो सॉल्वेंट सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, केवल हमें टाइप ऑफ सॉल्वेंट पढ़ना है। और ये टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स जो हैं ये मैक्सिमम जो रिएक्शन होते हैं लिक्विड मीडियम में कंप्लीट होते हैं। मैक्सिमम रिएक्शन ये मानकर चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 75% ऐसे रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन जो होते हैं वो लिक्विड मीडियम में कंप्लीट होते हैं। 75% रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन लिक्विड मीडियम। तो ये इसका मतलब लिक्विड में सब सॉल्वेंट पाए जाएंगे, इसलिए सॉल्वेंट सिस्टम को हमें जानना मस्ट है। लिक्विड मीडियम मैक्सिमम रिएक्शन आर
कंप्लीटेड इनटू द लिक्विड मीडियम। आगे तो देखते हैं कि कितने प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसमें हम देखते हैं बेटा, देखो स्ट्रक्चरल और आयोनाइजेशन और कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल, आयोनाइजेशन और कंपोनेंट बेस पर सॉल्वेंट को कैटेगराइज किया गया है। तो जैसे फर्स्ट सॉल्वेंट की जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट होता है प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। प्रोटॉनिक सॉल्वेंट ये होता है प्रोटिक सॉल्वेंट और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। दूसरा जो होता है सेकेंड कैटेगरी जो सॉल्वेंट की होती है वो होती है जो है अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट में हम लोग देखते हैं इसका दूसरा भी नाम है जिसको हम नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होता है जो है एसिडिक सॉल्वेंट। एसिडिक सॉल्वेंट। चौथा आपका होता है बेसिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। अगला आपका होता है आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। अगला आपका होता है नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। अगला आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। अगला आपका होता है नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की सर इतनी कैटेगरी होती है। ये आपका सॉल्वेंट की कैटेगरी ये फर्स्ट हो गई, ये सॉल्वेंट की कैटेगरी सेकंड हो गई, ये सॉल्वेंट की कैटेगरी थर्ड हो गई, ये सॉल्वेंट की कैटेगरी फोर्थ हो गई, ये सॉल्वेंट की कैटेगरी फिफ्थ हो गई, ये सॉल्वेंट की कैटेगरी सिक्स हो गई, ये सॉल्वेंट की कैटेगरी सेवंथ हो गई, सेवंथ हो गई, और ये सॉल्वेंट की कैटेगरी एट्थ हो गई। इतने सॉल्वेंट की कैटेगरी होती हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट, एसिडिक सॉल्वेंट, बेसिक सॉल्वेंट, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट, नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। अब इन सबके एग्जाम्पल पहले आप देख लीजिए आगे, उसके बाद हम लोग एक एक पर चर्चा करते हैं। देखो इसको पहले देख लीजिए फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेना तो बाद में नोट कर लेना। देखो अब हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके, और उसी समय एग्जाम्पल को भी लिखते चल रहे हैं। जैसे है क्या, फर्स्ट कैटेगरी अपनी है जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, वो है क्या, पहली कैटेगरी आपकी है
जो है प्रोटिक सॉल्वेंट, ये प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं हमें देखना है। प्रोटिक सॉल्वेंट ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं बेटा कि जहाँ पर जो सब्सटेंस हो उसके साथ प्रोटॉन हो। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब कि ऐसा सॉल्वेंट हो जिस सॉल्वेंट में प्रोटॉन हो और वो प्रोटॉन रिप्लेसिबल प्रोटॉन हो। व्हेन द सब्सटेंस कंटेन रिप्लेसिबल प्रोटॉन देन इट इज नोन एज प्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है। व्हेन द solvent have proton which are replaceable जो रिप्लेसिबल प्रोटॉन अगर होता है, ऐसा सॉल्वेंट हो जिसके पास प्रोटॉन हो और वो रिप्लेसिबल प्रोटॉन हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिखते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे HCl, जैसे HBr, जैसे HI, जैसे HNO3, ये सब एक्स्ट्रा। तो ये देखते हैं ये हमारे सब हो गए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये कैटेगरी सॉल्वेंट की आप ये देखो, वाटर भी आएगा इसमें, बहुत सारे सॉल्वेंट ऐसे। ये सब ये क्या है, ये प्रोटॉन यहाँ पर ये सबके प्रोटॉन रिप्लेसिबल है। कैसे रिप्लेसिबल है प्रोटॉन हम लोगों को देखना है कि जैसे जब इसमें एक सिंपल सी बात देखिए कि जब इसमें कुछ मिलाया जाता है तो इस सॉल्वेंट में जब कुछ डाला जाता है तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है, इसीलिए इसको प्रोटिक सॉल्वेंट का। जब इसमें कुछ मिलाया जाता है तो H+ और Br- में ये टूट जाता है, इसीलिए इसको प्रोटिक सॉल्वेंट। जब कुछ इसमें मिलाया जाता है तो H+ और I- में ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। जब इसमें कुछ मिलाया जाता है तो H+ NO3- में ब्रेक हो जाता है। अगर रिएक्शन नहीं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में OH- और NO2+ में टूटता तो उससे नहीं मतलब एसिडिक भी है, बेसिकली होता है। तो ये इस ऐसे टूट जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हेन द सॉल्वेंट हैव H+ which are replaceable, अदरवाइज हम कह सकते हैं व्हेन द सॉल्वेंट हैव रिप्लेसिबल प्रोटॉन देन इट इज नोन एज प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो आगे देखते क्या, आगे हम लोग देखते हैं जो है अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं हम लोगों को ये देखना है। तो देखो दूसरा अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि बेटा जिसमें ऐसे सॉल्वेंट हों कि उस सॉल्वेंट में या तो प्रोटॉन हो ही ना, लेकिन यदि प्रोटॉन हो भी तो रिप्लेसिबल ना हो। उसमें या तो प्रोटॉन हो ही ना, विदाउट प्रोटॉन हो, या प्रोटॉन हो तो रिप्लेसिबल ना हो, तो उसको हम अप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। इसमें क्या लिखना है, व्हेन द सॉल्वेंट have non replaceable proton,
proton are without proton, then the solvent are known as aprotic solvent. इसमें है क्या कि ऐसा सॉल्वेंट हो कि जहां पर प्रोटॉन हो भी तो रिप्लेसेबल ना हो। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम अप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। या तो प्रोटॉन हो ही ना, या अगर प्रोटॉन हो तो नॉन रिप्लेसेबल हो। जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में इसका देखते हैं, जैसे C6H12 साइक्लोहेक्सेन, इसको नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं। तो देखते हैं कि CnH14 H14, इसको हम नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं, वो पहले वाला साइक्लोहेक्सेन था। और ये कि ये जैसे हो गया C6H12 जो अभी पहले लिखे थे, ये साइक्लोहेक्सेन। यहाँ प्रोटॉन है लेकिन ये प्रोटॉन रिप्लेसेबल प्रोटॉन नहीं। अदरवाइज जो है SO2 हो, लिक्विड SO2 हो, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर लिक्विफिकेशन किया जाता। तो ये सब जैसे एज ए सॉल्वेंट CCl4 हो, तो ये सब जितने भी हैं ये सब अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों? जो ये प्रोटॉन हैं, ये जो प्रोटॉन हैं ये नॉन रिप्लेसेबल प्रोटॉन है। तो या तो जो प्रोटॉन हो नॉन रिप्लेसेबल हो, इसका मतलब जिसका रिप्लेसमेंट ना किया जा सके, और अगर वो हों भी, या तो प्रोटॉन हो तो नॉन रिप्लेसेबल हो, रिप्लेस किया ही ना जा सके, अदरवाइज हो ही ना, जैसे SO2 हुआ, CCl4 हुआ। तो इट इज प्रोटिक सॉल्वेंट, इट इज अप्रोटिक सॉल्वेंट। 2 टाइप्स तो हो गए। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं बेटा। आगे हम लोग ये देखते हैं, ये 2 तो हो गया। फिर हम लोग देखते हैं जो है एसिडिक सॉल्वेंट। तीसरी कैटेगरी आपकी है एसिडिक सॉल्वेंट। एसिडिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट जिनका जो नेचर हो वो एसिडिक हो, मीन्स ये मस्ट है कि उनका पीएच वैल्यू उनका जो हो, पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो। पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो। 7 से अगर कम होता है पीएच वैल्यू तो वो सभी एसिडिक सॉल्वेंट। मीन्स क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 तक की पीएच वैल्यू हो। अब ये है कि पीएच वैल्यू 1 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, 2 वाला और कुछ कम एसिडिक हो जाएगा, 3 वाला और कम एसिडिक, 4 वाला और कम एसिडिक, 5 वाला और एसिडिक कम, 6 वाला और एसिडिक कम, और 7 वाला न्यूट्रल। अब कंपैरेटिव में अगर देखा जाएगा तो अलग मैटर है। तो ये रियल में ये जितने भी सॉल्वेंट हैं, इस पीएच वाले जितने भी सॉल्वेंट हैं, ये सबके सब सॉल्वेंट जो हैं ये सब एसिडिक सॉल्वेंट हैं। एसिडिक सॉल्वेंट ऑल ऑफ द सॉल्वेंट आर एसिडिक सॉल्वेंट।
जिनका ये pH वैल्यू होगा इतने से इतने के बीच में, ये सबके सब एसिडिक सॉल्वेंट होंगे। ये हमें मालूम हो गया। एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन अगर होता क्या है कि हम लोग सब्सटेंस को देखते हैं, तो देखिएगा इसमें कौन कौन से आएंगे। जैसे तो इसी को हमें लिखना है when organic or inorganic, when organic or inorganic solvent, organic or inorganic solvent have acidic nature, when organic or inorganic solvent have acidic nature, then the solvent are known as acidic solvent. Acidic solvent. When inorganic or organic solvent have acidic nature, then the solvents are known as acidic solvent. मतलब वो सॉल्वेंट चाहे ऑर्गेनिक हो बेटा, चाहे इनऑर्गेनिक हो, नेचर उनका अगर एसिडिक है, मीन्स पीएच वैल्यू 7 से कम है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्वेंट बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में ये है, जैसे EHCl, जैसे HBr, एसिडिक नेचर बेस पर बता रहे हैं, नहीं कहो कि ये सब जो है प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक तो है ही लेकिन इनका नेचर एसिडिक है, इसलिए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर नेचर बेस्ड तो ये एसिडिक होंगे और प्रोटॉन बेस्ड तो ये प्रोटिक होंगे। तो दोनों में एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे HNO3, जैसे H2SO4 एसिडिक में, जैसे फिर आप देखते हो आगे एसिडिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक में लिखते हो, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, जैसे C6H5COOH, ये सब के सब सॉल्वेंट एसिडिक सॉल्वेंट। तो ये सब प्रोटिक भी है, एसिडिक भी है, नेचर बेस्ड एसिडिक, नेचर बेस्ड एसिडिक, प्रोटॉन रिप्लेसमेंट बेस्ड प्रोटिक। ये नेचर बेस्ड एसिडिक और प्रोटॉन रिप्लेसमेंट बेस्ड प्रोटिक, ये हो गया। तो आपके एसिडिक सॉल्वेंट हो गए। अब हम देखते क्या हैं, लिख लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हम पढ़ाते ही स्टार्टिंग में पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि हमें सॉल्वेंट सिस्टम पढ़ाना है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं जो है बेसिक सॉल्वेंट। बेसिक सॉल्वेंट
ऐसे सॉल्वेंट जिनका नेचर बेसिक होता है उसको हम बेसिक सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे बेसिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि ये मस्ट है कि pH इक्वल टू जो वैल्यू हो, pH इज ग्रेटर देन 7, pH इज ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा हो pH। मीन्स क्या हुआ कि pH इक्वल टू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब अगर हैं तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल pH मेट्रिक टाइट्रेशन से हमें मालूम होगा। और टाइट्रेशन क्या, pH वैल्यू डायरेक्ट हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे, उससे हमें मालूम। लेकिन अगर कंपाउंड बेस्ड आते हैं बेटा तो क्या करते हैं, देखो कंपाउंड बेस्ड इसमें देखना है द सॉल्वेंट which have basic nature, बेसिक नेचर ब्रैकेट में pH इज ग्रेटर देन 7, द सॉल्वेंट which have basic nature are known as बेसिक सॉल्वेंट। इसको हम बेसिक सॉल्वेंट बोलते हैं, केवल बेसिक नेचर हो। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, सही बच्चे जानते हैं, क्योंकि एसिड बेस तो हमने पहले पढ़ा दिया ना कि आपको एग्जाम्पल जानने में ना परेशानी। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे NaOH, जैसे KOH, जैसे NH3, ये सब क्या हैं? बेसिक सॉल्वेंट, बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इसको भी लिख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं, इसको बेटा जल्द ही बड़ा कर देंगे, जल्दी ही बड़ा हो जाएगा ये कि बहुत सारे मैटर को हम लोग लिख सकेंगे। सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अब देखना है क्या, नेक्स्ट बेटा हम लोगों को देखना है जो है आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। आयोनाइजिंग सॉल्वेंट 5th पॉइंट हम लोगों को देखना है। सॉल्वेंट, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट जिसका आयोनाइजेशन हो सके, केवल आयोनाइजेशन पर्पज है, वहाँ प्रोटॉन हो ना हो ये कोई मैटर नहीं है। तो इसमें हमें देखना है द सॉल्वेंट which are ionizable in nature are known as आयोनाइजेबल सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं जिसका आयोनाइजेशन हो सके। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं
जैसे आयोनाइजेशन आप करवा सकते हो, H2O का भी आयोनाइजेशन हो सकता है, H प्लस OH माइनस, अदरवाइज OH प्लस OH माइनस H3O प्लस, दोनों में। उसके बाद फिर जो है आयोनाइजेबल में हम लोग HCl भी लिख सकते हैं, इसका भी आयोनाइजेशन हो सकता है। HBr भी लिख सकते हैं, इसका भी आयोनाइजेशन इसका बेस्ड है। जैसे इसका प्रोटिक बेस प्रोटॉन रिप्लेसमेंट बेस था तो प्रोटिक कहा गया। उसके बाद फिर जो है एसिडिक नेचर है इसलिए एसिडिक कहा गया, और इसी को आयोनाइजेबल होता है इसलिए इसको आयोनाइजेबल सॉल्वेंट बोलते हैं। ये हो गया आपका आयोनाइजेबल सॉल्वेंट। अब आगे हम क्या देखते हैं, आयोनाइजिंग के बाद अब नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट देखिएगा, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये देखो नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट देखिएगा, ये आपका कैटेगरी 6 है। इसमें हमें देखना है द सॉल्वेंट which are non ionizable in nature are known as non ionizable solvent, जिसका आयोनाइजेशन ना हो सके। एग्जाम्पल इसमें क्या है, एग्जाम्पल देखिएगा C6H6 भी है, CCl4 है, जिसका आयोनाइजेशन बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सब C6H6। उसके बाद जो है अभी आपने को साइक्लोहेक्सेन बताया C6H12, ये सब का आयोनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। तो द सॉल्वेंट व्हिच आर नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर आर नोन एज, जिसका आयोनाइजेशन नहीं होता, जैसे इसको हम आयोनाइजेशन नहीं करवा पाते हैं, इसका 2 कंपोनेंट नहीं टूटता जब तक इस पर कोई अटैकिंग स्पीशीज, जब तक इस पर एक चूँकि न्यूट्रल होते हैं, मोस्टली सब न्यूट्रल नेचर के होते हैं। अब आगे क्या देखना है, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं दूसरे के साथ, उनको कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। इसका मतलब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स द सॉल्वेंट which have lone pair electron for the formation of the coordinate bond are known as
as coordinating solvent, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं, द स्पीसीज व्हिच हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे NH3, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे CH3 होल ट्वाइस SO, ये सब। तो ये सब के पास क्या होता है, 2 2 4 2 6, सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हैंस इट इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। ये सब कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है। अगला देखिएगा, लिख लीजिएगा इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ये लास्ट पॉइंट, ऐसे सॉल्वेंट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जब ये सॉल्वेंट एक्शन करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सॉल्वेंट एक्शन आर नॉट फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या लिखना है, द सॉल्वेंट which are not from the coordinate bond as ये सॉल्वेंट are known as non-coordinating सॉल्वेंट। एग्जाम्पल, नॉन कोऑर्डिनेटिंग में सभी नॉन आयोनाइजेबल आपके आ सकते हैं। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल सब लिख सकते हो, एग्जाम्पल बहुत नहीं चेंज कर रहे हैं। C6H12 ये कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये सॉल्वेंट नहीं बनाता। C6H6 कोई बॉन्ड नहीं बनाता। C6H12 कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हैं नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए ओवरऑल केमिस्ट्री में आपको सॉल्वेंट के टाइप मालूम हो गए, और सॉल्वेंट के टाइप मालूम हो गए इसलिए आपको कोई हेडेक नहीं है। अब तो आपको मेहनत से अपना पढ़ना है। तो कितने तरह के सॉल्वेंट हुए, जो है प्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट, एसिटिक सॉल्वेंट, बेसिक सॉल्वेंट, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट, नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। इतने तरह के सॉल्वेंट को आपको लर्न रखना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसको जो है डाल दीजिएगा उस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर दोनों है 9919194630 पर आप डाल दीजिएगा।
अदरवाइज 94 540 98 390 पर भी डाल दीजिएगा। दोनों पर व्हाट्सएप चलते हैं, या जो है उसी में कमेंट कर दीजिएगा यस आर के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में, चाहे जहाँ कर दोगे आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो इसी के साथ ये क्लास बेटा ख़त्म करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।